नमस्कार। हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम जो है ग्राम विकास एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री के छोटे छोटे 3 पार्ट आएंगे। पहला जो पार्ट होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास का होगा। दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास का होगा, मिडिवल हिस्ट्री का। और तीसरा पार्ट होगा आधुनिक इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री होगी। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। प्राचीन इतिहास के ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन हैं सब के सब पेपर में किसी न किसी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है गुजरात में है, ये 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन डी सत्य है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ना। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सेकेंड ऑप्शन है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, देखिए सिंधु लोग कुत्तों को तो पालते थे, कुत्तों की बात तो आई है, लेकिन बिल्लियों और घोड़ों की बात इसमें नहीं आई है। घोड़ों को पालने की बात तो नहीं, घोड़ों की अस्थियां वगैरह मिली हैं, लेकिन जो है इसको पालने की बात नहीं कही गई। तो ऑप्शन डी तो सही हो नहीं सकता। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में के आसपास तो थी, वैसे कुछ बहुत सिंध में भी तो है ही है, बलूचिस्तान भी इसके अंतर्गत आता है, गुजरात तो आता ही है, लेकिन अच्छा राजस्थान का थोड़ा बहुत हिस्सा वैसे आता है, थोड़ा बाकी नहीं आता है, लेकिन राजस्थान वैसे इसमें है नहीं। पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो पड़ जाता है बाहर, बहुत दूर पड़ जाता है इससे। तो ये जो है ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सेकेंड अगर ऑप्शन बात करें तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये बात कहीं बताई नहीं गई है। तो पहला ऑप्शन है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो ये ऑप्शन सत्य है। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, सही है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा ये भी है, लोथल एक स्थान है, इसकी ये भी गुजरात में है। तो इसकी जो है खुदाई किसने की थी? तो इसकी पहले तो खोज जो है, खोज तो 1957 में हो गई थी। इसकी जो खुदाई है वो करवाई थी SR राव ने करवाई थी। कब कराई थी? 1957 में कराई थी। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो जो घोड़े के अस्थियों का अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है? सुरकोटदा में मिला है। सुरकोटदा में मिला है। सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में ये भी है। एक को धौलावीरा वही था और ये भी मतलब वही जो है वो कच्छ में ही है, जहां से घोड़े के अस्थियां था एक कबग्राह के अवशेष मिले हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी स्थल नहीं है? मतलब कौन सा स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य है वो नहीं पाए गए हैं? तो एक तो कालीबंगन है, एक रोपड़ है, एक पाटलिपुत्र है और एक क्या है? तो पाटलिपुत्र तो यहाँ है नहीं, पाटलिपुत्र बिहार में है, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पाटलिपुत्र सही नहीं होगा। बाकी सभी स्थान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लोथल से प्राप्त वस्तु युगल, लोथल से क्या क्या चीजें मिली? ध्यान दीजिए, पेपर में पूछा जाता है। एक तो युगल समाधि मिली है, पत्तन मिले, पत्तन मतलब बंदरगाह होता है, ठीक, जहां पर जो पानी की जहाज आकर रुकती है उसे बोलते हैं बंदरगाह। घोड़े के अवशेष मिले हैं, धान की भूसी मिली, कहां से? लोथल से।
रोपण से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? रोपण से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। मानव कंकाल के साथ कुत्ता, मानव कंकाल के साथ कुत्ता पाया गया है। और कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। अग्निकुंड भी मिला है वहां से, एक तो जुते हुए खेत और अग्निकुंड वहां से मिला है। तथा पाटलिपुत्र जो है ये तृतीय बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र में क्या हुआ? तृतीय बौद्ध सभा हुई थी। यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में जो है वैदिक सभ्यता की बात होती है, इसे जो संबंधित क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह क्या है? तो उसमें होता क्या है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं इनके ज्यादा होता है ये, इनमें बच्चों को जनेऊ मतलब पहनाते हैं। क्या ना, जनेऊ पहनाते हैं। ठीक है, अब तो बहुत पहले नहीं पहनाता, अब शादी के समय ये हो जाता है, लेकिन पहले इसे पहले ही कर दिया करते थे। तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इसमें, कि इसमें उपनयन समारोह संस्कार भी होता है ये। तो 7 का सी ऑप्शन सही है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब जब 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 जो शिष्य है, जब वो गुरु के पास शिक्षा ग्रहण के लिए जाता था तो उसे जनेऊ धारण कराते हैं, ताकि बच्चा उसे माने कि बच्चा अब शुद्ध हो चुका है। अब इसे शुद्ध मतलब शुद्धिकरण के लिए इसे मतलब पहनाते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। अगर उसका उपनयन संस्कार हो चुका है, मतलब उसका जनेऊ धारण हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विज कहते थे। द्विज जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची भी है। ठीक है, अच्छा, पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों ने इसे अनिवार्य कर दिया गया है, तब समानतः विवाह पूर्वक किया जाने लगा है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गत है? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंड उपनिषद से लिया गया है। मुंड उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ठीक है। और ये जो है मुंडकोपनिषद जो है वो कहाँ संबंधित है? अथर्ववेद, जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मुंडकोपनिषद कहाँ संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ये भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, वहीं से ये लिया गया है। वेदों के गद्य उपकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के जो गद्य भाग हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वेदों के गद्य भाग को हम कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। चलिए, तो वेद देखिए व्याख्या में दिया गया है कि वेद का जो गद्य भाग है वो कहलाता है यजुर्वेद। वेद का गायन भाग सामवेद कहते हैं। ठीक है, वेद का जो पद्य भाग है वो ऋग्वेद या अथर्ववेद है। और संहिता जो है उसका मतलब होता है मंत्र भाग। ब्राह्मण जो है वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना, किसकी विवेचना है? कर्मकांड की विवेचना इसमें है। ठीक है, और उपनिषद में क्या है? परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है आखिर में वो क्या है? तो कौन सा बताइए? उपनिषद। उपनिषद में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। ठीक है, आगे ये एक श्रुति ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? श्रुति मतलब सुन सुन के इसको आगे चलाया। अब तो इसे लिखा गया, लेकिन उसके पहले लिखा नहीं था। ये श्रुति ग्रंथ है ना। सुनते हुए बहुत सारी चीजें आई है, ये इसमें जो मिली हमें सुनते हुए चीजें मिली है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया? तो कौन से देवता है? इंद्र देवता है। ऋग्वेद में इंद्र की बहुत ज्यादा महानता का वर्णन, मतलब इनकी महानता ज्यादा है। तो ऋग्वेद प्राचीन वेद है जिसमें 1028 इंपॉर्टेंट चीज 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। जो इनको पढ़ता ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होर्त कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो वो कौन सा है? सभी में आता है। अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है और न्यायमी मीमांसा में भी अपराध और अपराधी की बात होती है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ किसके, मतलब किसके ग्रंथ हैं? तो ये जो है यजुर्वेद के ग्रंथ हैं। अब जरा देखिए,
ऋग्वेद के कौन कौन से भाग हैं? वो ऐतरेय ब्राह्मण, संख्यायन तथा कौशितकीय ब्राह्मण हैं। शुक्लवेद के देखिए शुक्ल यजुर्वेद कौन कौन से हैं? तो जो शतपथ ब्राह्मण है वो किसका भाग है? शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। जो तैतरीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। और जो पंचविश षडविश जैमिनी ब्राह्मण वो सामवेद का भाग है। गोपत जो ब्राह्मण है वो अथर्ववेद का भाग है। आप क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। किसे समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। अब देखिए, और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन पुराण वो कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है, मतलब कुल 18 पुराण है। और इनमें से जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण। 5 कौन कौन से हैं? मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है, भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है बताइए? तो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। बताइए इनमें से कौन सा वेद नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा वेद नहीं है? तो इनमें से जो वेद नहीं है वो कौन सा वेद नहीं है? देखिए ये सब वेद है। कौन है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, आयुर्वेद, ये उपवेद हैं। लेकिन जो योग वेद है वो उपवेद क्या है? नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र भगवान जो है, सब लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये भैया कि जरा आप वर्षा करा दीजिए। ठीक है। जो इनकी पूजा वर्षा नहीं होती, इनकी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? इंद्रदेव की पूजा होती है। इसका मतलब जो इंद्रदेव हैं वो किसके? वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 19 पे। अब बात आती है महाजनपद काल की। तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे वो थे जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। सही बात तो ये है। क्या बताइए कौन था ये? हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म का मानने वाला था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। जीवक पहले कहाँ रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। जिसने भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उसकी सेवा के लिए भेज दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जीवक को कहाँ भेज दिया था? भगवान बुद्ध के पास भेज दिया था, उसके निजी चिकित्सक के रूप में, कि जाओ आप उनकी सेवा करो जाकर के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने कहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहां? सारनाथ में दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र, जो प्रथम उपदेश दिए थे, इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, मतलब वाराणसी मतलब बनारस में दिया था। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ को अन्य नाम ऋषि पत्तन से भी जाना जाता है। सारनाथ को हम ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ध्यान दीजिए, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश सर्वाधिक दिया था वो कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। और गजब बात यह है कि जो श्रावस्ती की जो साक्षरता है यूपी में वो सबसे कम है। ये गजब बात है। सबसे अधिक उपदेश दिया भी यही है और इसकी साक्षरता सबसे अधिक यही कम है, सबसे कम यहीं पर है। 21 नंबर क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहां पर बताइए परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर, चित्रकूट। तो बताइए कहां? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनको क्या हुआ था? जो है महापरिनिर्वाण, मतलब इनकी जो है मौत हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा मतलब कुशीनगर में चुंद एक व्यक्ति था, उसके द्वारा उन्होंने मतलब इनको भोजन कराया था। भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मौत को क्या कहा? इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है।
इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। तो देखिए तीनों पिटक है, अभिधम है, सुत्त है, विनय है, सुत्त विनय अभिधम, लेकिन उपासका कोई पिटक नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। महात्मा भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने निर्णय लिया गया। कहां पर 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो वो है कुशीनगर, क्योंकि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व में सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा बनाने का जो है निर्णय लिया था। 24 बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो महापरिनिर्वाण को कहाँ हो रहा था? कुशीनगर में। अभी भी देखो बात हुई, जब इनकी जो जन्म इन्होंने लिया था उस घटना को कहा जाता है, वो कहाँ लिया था? लुम्बिनी में लिया था, है ना। और जो जब घर को त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण उसे कहते हैं, राजगृह में हुआ था। ज्ञान जो प्राप्त हुई थी उसको वो वहाँ बोध गया में हुआ था, बिहार में है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, वो कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो कौन सा स्मारक है? महाबोधि मंदिर समूह है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। तो देखिए त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो संबंधित है बौद्धों से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। 28 नंबर क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ये इंपॉर्टेंट बस यही होगा। ज्ञान प्राप्त के कारण ही इसे क्या कहते हैं? बोध गया को जो है बोध गया कहा गया, और इसे जो है बौद्ध तीर्थ का केंद्र माना गया। ठीक है, चलिए अच्छा, गौतम बुद्ध की का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 563 से 483, 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की बोध गया में हुई तथा उन्होंने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 30 नंबर क्वेश्चन, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए क्या है? सारनाथ महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य जिसका अर्थ है, तो ये अर्थ है इच्छाओं पर। कैवल्य का मतलब ही है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या करना? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। किसका अर्थ है? कैवल्य का अर्थ है। ठीक है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या, वह ज्ञान है जो संशय रहित और स्थायी हो। ठीक है, तब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 24वें जैन तीर्थकर क्या है? तो 24वें जो जैन तीर्थकर हैं वो कौन है? महावीर जी हैं। 23वें बताइए कौन है? पार्श्वनाथ हैं। पहले कौन है? ऋषभदेव हैं। ठीक है, बताइए फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है ऋषभदेव। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। 24वें कौन है? महावीर। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। इसका अर्थ है वो की अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। ठीक है, ये 4 महाव्रत हैं पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन को? सत्य, अहिंसा, आस्तेय तथा अपरिग्रह। लेकिन महावीर ने इसमें और जोड़ दिया, 5 कर दिए, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 हो गए। अब ब्रह्मचर्य किसने दिया? महावीर ने जोड़ा था। क्वेश्चन 33 नंबर, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, और बताइए दूसरे कौन थे? अजितनाथ हो गए। 22वें अरष्टनेमी हो गए। 23वें पार्श्वनाथ। 24वें महावीर प्रसाद महावीर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा है, तो वे क्या है? तो देखिए ये सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। क्या क्या है? सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। आपके आचरण भी अच्छे होने चाहिए।
क्योंकि आचरण जो ही है महान को, मतलब व्यक्ति को महान बनाते हैं। ठीक है, चलिए, और सही विश्वास सब पर हो, सही ज्ञान भी हो, सही आचरण हो। ठीक है, एक ये बात है कि जो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसने आत्मा को माना। किसने? जैन धर्म में किसको माना है? आत्मा को माना है। ठीक है, जो महावीर जी थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। वो जो महावीर जी थे वो क्या पुनर्जन्म को मानते थे और कर्मवाद में विश्वास करते थे। लेकिन जो ये बुद्ध जी थे ये पुनर्जन्म को मानते नहीं थे, ये सिर्फ कर्म पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। किस पर बताइए था? कहां पर था ये? तो ये था सारनाथ में। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिए गए हैं। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, ये कहां से लिया गया? सारनाथ में। जो सिंह चतुर्भुज है अशोक का, वहीं पर से जो है इसको लिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा बताइए कौन था? इंपॉर्टेंट आदमी, समुद्रगुप्त। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। ठीक है, इनके नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान सम्राट था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्तों को जो है कहाँ का? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। बाकी सभी जो है सलाहकार थे। ठीक है, सिर्फ कौन? समुद्रगुप्त नहीं था। चाणक्य भी उसी का नाम है, विष्णुगुप्त भी वही है, कौटिल्य भी वही चीज है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? संन्यास लिया और कहा, मतलब युद्ध करना छोड़ दिया, कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कि शिलालेख में अशोक का जो 13वां शिलालेख, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वहां पर मिलता है किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का जो है वो जानकारी मिलती है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, मतलब धर्म पर विजय की नीति अपनाई थी। देवनाम प्रिय नाम किससे दिया गया है? तो देवनाम प्रिय किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। ठीक है, देवनाम प्रिय जो है समूहित किया गया अभिलेखों में। ठीक है, इसे भाब्रो एक अभिलेख है, उसमें प्रियदर्शी भी कहा गया है, और मास्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो एक सिंध और झेलम है, झेलम और चेनाब है, और चेनाब और रावी है, रावी और व्यास है। तो सिंध और झेलम के बीच ही क्या स्थित है? तक्षशिला है। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। आप तो पाकिस्तान में है, पहले भारत में था। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी थी। गांधार की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला रखा था। किसके? भरत का पुत्र कौन था? तक्ष था, इसी के नाम पर तक्षशिला रखा गया था। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कौन? 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अशोक के कौन से शिलालेख है? शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। शहबाजगढ़ी एक गांव एवं ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। ठीक है, ये स्थल 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खारोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिए, किस लिपि का? खारोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसमें? जो ये है ना शहबाजगढ़ी, ठीक है ना, इसमें कौन सी लिपि है? खारोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
43 निम्नलिखित में से मौर्य काला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ए स्तंभ, क्योंकि अशोक मौर्य थे, उन्होंने ही बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, तो इनके जो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? मौर्य, वो जो है वो स्तंभ ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो जो कामरूप है, कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा गुर्जर अभिलेख में ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। बताओ, कर्नाटक गुर्जर तक भी था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। यहाँ उन अनेक अभिलेख बनवाए। कल्हड़ की राज तरंगिणी, ध्यान दीजिए, पुस्तक इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछी गई है कि जो राज तरंगिणी है वो किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ ने लिखी है। किसने लिखी? कल्हड़, नॉट कुल्हड़, कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी तब उसके राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। कहाँ? इंपॉर्टेंट जी, देखिए, असम को पहले क्या कहते थे? कामरूप कहते थे। कौन सा रूप? कामरूप। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, मतलब ये जो है अशोक के साम्राज्य में कभी नहीं आया। ठीक है, अशोक का इस पर कोई शासन कभी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो जो है मौर्य काल से। सांची के स्तूप कहाँ पर है? किस काल में बनाया गया? मौर्य काल में। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। और कब करवाया? 300 BC, मतलब 300 ईसा पूर्व में कराया था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। बताइए, सांची कहाँ? भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है मध्य की राजधानी है और जस्ट भोपाल के जस्ट पास में है ना। और सांची जो है एक कर्क रेखा इसी सांची से होकर जाती है, बल्कि सांची जस्ट मतलब एकदम बस जस्ट लगभग ऊपर है इस पर। वो अर्ध कटोरे की आकृति का बना हुआ है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो है बाबा रामदेव जो है ना, वो योग करते हैं ना, तो योग दर्शन जो है पतंजलि से संबंधित है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। अच्छा, जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? पाणिनि। इंपॉर्टेंट किताब, जरा ध्यान दीजिए। अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? पाणिनि, मतलब पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन से हैं? योग सूत्र, महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ हैं। ये पतंजलि के 3 ग्रंथ हैं। योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। जैसे कहा गया कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए थे। उन्होंने बैट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो शुंग वंश से शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग राजवंश की स्थापना। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहदत्त थे। ध्यान दीजिए, मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? बृहदत्त थे। इनको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो बताइए, जो मौर्य वंश था इसका अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या किसने? इसका एक सेनापति था, वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उसने हत्या करके एक अपने राजवंश की स्थापना की, वो कौन था? शुंग वंश की स्थापना की। महल विकाग्निमित्रम दिव्यवदान व तारानाथ के अनुसार इसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा इसके राज्य के प्रमुख नगर थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग जो है इनके समकालीन कौन थे? पतंजलि इन्हीं के राज्य में रहते थे, मतलब इन्हीं के समय में रहते थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। वाह, गजब चीज है। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। किसके गुरु थे? पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, मतलब इनके समय में थे। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। किसकी? महाभाष्य की पुस्तक की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की है। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? चरक कनिष्क के समय में रहता था। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात था। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे।
अगला क्वेश्चन, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यहाँ से निकाले जाने पर ये लोग काबुल कंधार मतलब पाकिस्तान में आकर, वहाँ फरी काबुल मतलब अफगानिस्तान में आकर बस गए तथा वहाँ की सभ्यता से मतलब क्या प्रभावित हुए। वहाँ भारत आने वाली युच्ची जनजाति के 5 शाखाओं में से एक थी। अब देखिए गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन हैं। खगोलविद बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये थे विक्रमादित्य। जो ये वराह मिहिर और कालिदास थे किसके दरबार में थे? ये थे कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रमुख कवि थे। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। इस समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी मतलब इसका पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वैताल भट्ट, घटकपण, वराहमिहिर, वररुचि। अरे देखते हो ना, वैताल कोई आता था ना, तो विक्रमादित्य और वैताल, तो वही विक्रमादित्य के समय कौन? वैताल रहते थे। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5? इसमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो वो था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना। तो इन्होंने, जो हर्षवर्धन था, इन्हीं को अपने जो है नियंत्रण में लिया गया था। पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल था, बिहार और उड़ीसा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन ने कहा बौद्ध महासभा का मतलब कि आयोजन किया था? तो वो किया था प्रयाग मतलब इलाहाबाद। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। क्वेश्चन 56 देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? प्रभावती गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्तवती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वाओ, मतलब विक्रमादित्य की पुत्री थी। उनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूरा ताम्रपत्र से हो जाता है। इन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन किया था। अब देखिए राजपूत राजवंश जैसे 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो शासन था किसका? तोमर वंश का शासन था। ठीक है। 98 देखिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद जो है 1193 में मारा गया, है ना। वर्ष 1194 में कन्नौज पर मोहम्मद गोरी ने चढ़ाई की। फलस्वरूप गोरी और तथा चंद्रगुप्त के बीच जयचंद्र के बीच इटावा के पास चंद्रावर का युद्ध हुआ और जयचंद मारा गया। तो कब हुआ? 1194 में। कब हुआ? 1100। ऑप्शन इसमें वो 93 गलत है, इसमें 94 होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। तो 1194 कन्नौज में जो है, कन्नौज के पास जो है इसको जो है मार दिया गया। इटावा के पास चंद्रावर की युद्ध, है ना, हुआ और ये मारा गया, जयचंद मारा गया 1194 चंदावर के युद्ध में। चंदावर 94। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो चेर, राजपूत, पांड्य, चोल। तो राजपूत जो थे उन्होंने दक्षिण भारत में कभी राज्य नहीं किया। चलिए पाल वंश देखिए। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है? तो पाल संबंधित पूर्वी हिस्से से। पूर्वी हिस्से में पाल राज्य करते थे। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक था। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। इंपॉर्टेंट चीज, पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसके समय किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पेपर में कई बार पूछा गया है। दक्षिण देखते हैं, दक्षिण भारतीय राजवंश कौन? जो है चोल वगैरह, चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था?
चोल शासक ही था, तो करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो है चोल झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, 64 नंबर देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था, अनविलंगवागई, सालाभोगा, पल्ली छंदम, ब्रह्मदेय, क्या बताओ कहते थे। तो हमें ये जो है क्वेश्चन बताता है कि चेल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान में दिया जाने उसका विवरण इस प्रकार है। तो जो ब्राह्मण को देते थे उसे हम कहते थे क्या, गैर ब्राह्मण जो किसान थे, स्वामी की भूमि उसे हम बोले थे वेलानगवई। ब्राह्मणों को उपहार देते थे उसे क्या बोलते थे, ब्राह्मण, ब्रह्मदेव। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण को, दे मतलब दिए जाने वाला। तो जो ब्राह्मण को दिया जाने वाला था उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मदेय कहते हैं। साला भोगा क्या है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लेकर जो भूमि होती थी उसे हम साला भोगा कहते थे। पल्लीछंदम, जैन संस्थानों जो भूमि देते थे उसे हम क्या कहते थे, आप लोग पढ़ लीजिए, पल्लीछंदम। देवदान तिरुनामट्टकानी ये क्या, किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरिंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है, तुलसीदास बिल्कुल नहीं, सूरदास बिल्कुल भी नहीं, कालिदास। कालिदास के अधिकतर पुस्तकों में अंत में क्या है, माँ लगा है, मामा। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब पुस्तक किसकी है, कालिदास जी की हैं। जितनी पुस्तक कालिदास की है उनमें लगभग क्या लगा, अम्मम लगा है, भाग्य ना। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, इसकी है, कालिदास की है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। वेद व्यास का महाभारत, पंजलि की महाभास, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का रघुवंशम भी है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, पेपर में पूछा गया, पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की है। किसकी है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। वात्स्यायन कामसूत्र, आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज दासो और जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव की कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण है। ठीक है, तो कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाण भट्ट हैं, इन्होंने हर्षचरित की रचना भी की थी। तो बाण भट्ट की हर्षचरित और बाण भट्ट की कौन सी है, हर्ष चरित्र जो है किसकी रचना है, जो है किसकी है, हाँ बाण भट्ट की है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 67, विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है। तो देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन और बन गया कि विशाख दत्त किसने ने कौन पुस्तक लिखी है, तो मुद्रा राक्षस लिखी है। ठीक है, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। जो मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त की पुस्तक है और किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे, तो भैया वो किस देश से, ग्रीस से थे, ग्रीस से आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी, इंडिका। पेपर में कई बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का जैन मंदिर, तो खजुराहो में कौन सा मंदिर बना है, जैन मंदिर भी खजुराहो के हैं। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश है। कहाँ, खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या है, जैन मंदिर हैं बहुत सारे। खजुराहो समूह में प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के मंदिरों ने कंदरिया महादेव का मंदिर भी सर्वोत्तम है। इंपॉर्टेंट चीज, कंदरिया जो महादेव का मंदिर वो कहाँ पर है भैया, तो वो है मध्य प्रदेश खजुराहो में। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिर में से एक है। ठीक है, बताइए किसका है, तो कैलाश एक कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एक मतलब एक पत्थर का मंदिर है। एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कि मंदिरों का निर्माण, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये कौन सा राजा था, राष्ट्रकूट राजा था। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा,
तो एक कब पहुंचा, कुषाण काल में। मथुरा कला संस्कृत कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस आदर्शवादी कला में सत्य को सौंदर्य की प्रधानता दी गई। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता है। इस कला में आध्यात्मिकता देव देवताओं की मूर्तियों में दिखती है और भौतिकता भी दिखती है। मथुरा कला में सभी धर्मों की देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में नवपाषाण का गुफा जो है चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका में मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्रों एवं छालों का प्रयोग करता था। पहले जो मानव था नवपाषाण काल में, उसके पास कपड़े तो थे नहीं, वो पशु के चमड़ों का या फिर पत्तों का एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उन्हें वस्त्रों के रंगने की शुरुआत की। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, तो जो पंचमुखी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, सोनभद्र में स्थित हैं। चलिए अब हम इसके बाद मध्यकालीन इतिहास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।